हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सी द फैक्ट दैट द मोमेंटम विद विच अ चार्ज पार्टिकल अप्रोचेज द जंक्शन इज अनचेंज्ड एज अ वेक्टर as a charged particle leaves the junction. D. The fact that there is no accumulation of charges at a junction. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Kirchhoff current law, या जिसको अब यहाँ पे जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे किसी भी नोड पे, नोड होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा हमारे पास वायर आके मिलती हैं, उसे हम नोड का नाम देते हैं. तो इस केस में हमारे पास जितनी भी इनकमिंग करंट होती है, इनकमिंग करंट का जो सम होता है हमारे पास, वो यहाँ पे आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है. यानी यहाँ पे अगर इनकमिंग करंट देखो तो I1, I3 और I4, इन सब का हम यहाँ पे एल्जेब्रिक सम लेंगे तो I1 प्लस I3 प्लस I4 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I5. तो ये हमें ध्यान रखना है. इसी का यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर करते हैं. किरचॉफ जंक्शन रूल इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब जो किरचॉफ जंक्शन रूल है ये बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन करता है. तो जैसे आपने बात करा, जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक वायर हमारे पास आके मिलेगी, उसे हम जंक्शन का नाम देंगे. तो सबसे पहले इस जंक्शन पे जितनी भी इनकमिंग करंट होती है आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होती है, लेकिन एल्जेब्रिक सम हम लेते हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल हम नहीं लेते हैं. तो पहली बात यहाँ पे अगर हम देखें तो जो करंट है, हमने यहाँ पे देखा इनकमिंग करंट का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द करंट सम ऑफ द आउटगोइंग करंट. यानी अगर मैं यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को एक ही साइड लिखूँ तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनकमिंग करंट आ गई माइनस हमारे पास ये आ जाएगा आउटगोइंग करंट, और इनका जो यहाँ पे सम होगा वो जीरो के बराबर होगा. बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसको इंडिकेट करती है कि जो हमारे पास जो एनर्जी होती है किसी भी फॉर्म में वो कंजर्व रहती है. इसी के बेसिस पे हमारे पास जंक्शन रूल को हम डिफाइन करते हैं. तो ऑप्शन में जो दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे जो करंट है, करंट को हमें पता है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से हम इंडिकेट करते हैं, दैट विल बी डी क्यू बाई डी टी. तो कहीं पे भी अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट है और I3 आउटगोइंग करंट है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे Q1 बाई किसी पर्टिकुलर टाइम t के लिए, टाइम हम सेम रखेंगे. हमारे पास जो जंक्शन पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट अगर यहाँ पे हमारे पास फ्लो हुई है I1, उसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास किसी दूसरे टर्मिनल से या वायर से जो करंट होगी उसको हम डिफाइन करेंगे I2, जिसको हम Q2 बाई टी से लिख सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज Q3 बाई टी. टाइम को हम यहाँ पे अगर रिमूव कर दे तो दिस विल बी गिवन एज Q1 प्लस Q2 इक्वल्स Q3 के बराबर. यानी पूरे सिस्टम पे इस पर्टिकुलर जंक्शन पे जितना भी चार्ज आ रहा है वो अपने आप में कंजर्व है. कंजर्व होने का मतलब हो गया उसकी वैल्यू में यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे. हो सकता है एक वायर में कम चार्ज आ रहा हो, एक में ज़्यादा जा रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो जो बी ऑप्शन है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा. अगर हम ये ऑप्शन की बात करें कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, इट विल बी इनकरेक्ट. हमें ये ध्यान देना है कि हम यहाँ पे जब बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की, तो ये यहाँ पे करंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, और एल्जेब्रिक सम में हम यहाँ पे हमेशा जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको लेके चलते हैं. यानी हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर केस में करंट, वैसे भी हमारे पास हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं सर्टेन केसेस में, तो उस केस में हम यहाँ पे जो एल्जेब्रिक सम लेंगे उसको कंसिडर करेंगे. तो जो करंट डेंसिटी है, डेंसिटी को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें उस केस में हमारे पास ये आ जाएगा J इक्वल्स I बाई ए के बराबर. तो हमें यहाँ पे एरिया को भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास किसी भी जंक्शन के केस में जो एरिया है उसको हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर वायर, तो हमारे पास जो I बाई ए का रेशियो है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा. तो हम कह सकते हैं क्योंकि हमें एल्जेब्रिक सम यहाँ पे लेना है, तो जो करंट डेंसिटी का कंजर्वेशन है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं सेम रहेगा, या हम कह सकते हैं करंट डेंसिटी का जो हमारे पास यहाँ पे सम है वो कांस्टेंट नहीं हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द एरिया, और हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर. तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सी ऑप्शन में दे रखा है द फैक्ट दैट मोमेंटम विद विच
A charged particle approaches a junction is unchanged as a charged particle leaves the junction. अब इस केस में जब हम मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम हमारे पास होता है m इंटू वी के बराबर। भले ही हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे कंजर्व रहती है या ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे किसी पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करेंगे तो जो मोमेंटम की वैल्यू होगी हर एक वायर के लिए या हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल आएगा उसके लिए जो मोमेंटम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे सेम नहीं रहेगी। सेम इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर वायर से यहाँ पे उनका मोशन हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा किसी पर्टिकुलर जंक्शन पे, और उसकी वजह से जो मोमेंटम होता है वायर के ऊपर वो चेंज हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी या उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मोमेंटम में यहाँ पे हमारे पास चेंजेस देखने को मिलते हैं, और साथ में जैसे हमने कहा था एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। मोमेंटम अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वजह से जब ये जंक्शन पे अप्रोच करेगा तो एज ए वेक्टर यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इनकरेक्ट कंसिडर करेंगे। एंड डी इज गिवन एज द फैक्ट दैट देयर इज नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन, इट इज करेक्ट वन। क्योंकि जैसे जितनी भी चार्जेस हमारे पास यहाँ पे आएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था Q1 प्लस Q2 की वैल्यू Q3 के बराबर है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करूँ, ये हमारे पास Q1 आ गया, ये हमारे पास Q2 आ गया और ये Q3 के बराबर आ गया, तो इन दोनों का जो सम है ये Q3 के बराबर आ गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जंक्शन पे कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा। अगर एक्यूमुलेशन होता तो जो Q3 की वैल्यू है Q1 और Q2 के सम के बराबर हमें देखने को नहीं मिलती। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।